जूम से क्यों कराते हैं? जूम से इसलिए पढ़ाता हूँ कि लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ मैं, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो बाकी सारे लोगों को भी फायदा होगा। इसके अलावा तुम लोग भी इसको कभी दोबारा ये करना चाहो, एक्सेस करना चाहो तो वो कर सकते हो। हाँ, वो जब सारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो एक साथ सबका लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब नाम क्या है? किस चैनल पर कर रहे हैं हम लोग? हाँ, किस नाम से कर रहे हैं हम लोग? आई मीन यूट्यूब पे क्या लिखेंगे जो आएगा? नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो दानिश। वैसे यूट्यूब पे आप कभी यूज कर नहीं कर रहे हैं फिलहाल? हाँ हाँ, अभी और भी लेक्चर्स हैं बहुत सारे, तुम्हारे सीनियर्स वाले लेक्चर्स हैं, इसके अलावा पटना के लेक्चर्स हैं, वो अभी फिलहाल GTCH वाले इस पे है। तो आप लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो GTCH पटना को यूट्यूब पे ये करें और उसमें GTCH का लोगो लगा होगा, उसको सब्सक्राइब कर ले, तो उसमें गायनी का और रिस्पायररी का जितना लेक्चर होगा वो ज्यादातर मेरे लेक्चर होंगे। ओके सर, थैंक यू। GTCH पटना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर है, लगभग 30-35 लेक्चर है मेरे अपलोडेड, और भी टीचर्स के हैं GTCH के, लेकिन उसमें 30-35 लगभग मेरे लेक्चर्स हैं। चलो, तो हमने सिकल सेल क्राइसिस पढ़ लिया। सिकल सेल क्राइसिस के बाद वासो अकलसिव क्राइसिस। वासो अकलसिव क्राइसिस क्या होता है? नॉर्मली अभी मैंने पैथोजेनेसिस में बताया कि जब सेल का सिकलिंग हो जाता है तो सिकलिंग होने की वजह से ये क्या करता है कि कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहता है कि वो लोकल जो है ऑर्गन को का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लोकल ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह इस्चेमिया एंड नेक्रोसिस पैदा हो जाता है। इस्चेमिया पेन, इस्चेमिक पेन, इस्चेमिक पेन एंड नेक्रोसिस पैदा हो जाता है। एंड लास्टली वो ऑर्गन जो है या वो पार्ट जो है बॉडी का वो डैमेज हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन की शक्ल में भी हो सकता है, जो कि इन्फेक्शन की शक्ल में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसके फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है इसके फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा जो है इसके सेवेरिटी और ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है। अमूमनतः इसको जो ट्रीट किया जाता है वो क्या होता है कि पेनफुल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक एनाल्जेसिक, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनाल्जेसिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हाइड्रेशन, एनाल्जेसिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अमूमनतः जो एनाल्जेसिक यूज होता है वो ओपॉइड एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, जैसे आपको ये ट्रामाडोल या फिर फोर्टबिन, ट्रामाडोल, फोर्टबिन, मॉर्फिन। जो पेन का कंडीशन होता है इतना सीवियर होता है कि NSAID से काम नहीं चलता है और उसके लिए हमें ओपॉइड देना पड़ता है। ओपॉइड में जैसे ट्रामाडोल, मॉर्फिन और फोर्टबिन। फोर्टबिन ये एक ट्रेड नेम है, इसका कंपोजिशन है पेंटाजोसिन, इसका कंपोजिशन है पेंटाजोसिन। ठीक है, अगर बहुत माइल्ड क्राइसिस है, बहुत माइल्ड क्राइसिस है, तो वैसी सूरत में हम NSAID यूज कर सकते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेप्रोक्सेन, या फिर
नैप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक, या फिर फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर माइल्ड फॉर्म ऑफ क्राइसिस है, वासो अकल्सिव क्राइसिस बहुत माइल्ड है, अमूमनतः सेवियर फॉर्म होता है, लेकिन अगर बहुत माइल्ड है तो उसमें पेन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वैसी सूरत में NSAID हम इस्तेमाल करवा सकते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये ब्लॉकिंग हो रहा है तो हमें क्या करना है कि हाइड्रेशन मेंटेन कराना है। हाइड्रेशन के लिए हम IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड अमूमनतः जो देंगे वो आइसोटोनिक देंगे। आइसोटोनिक देंगे। आइसोटोनिक इसलिए देंगे ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वास्कुलर, इंट्रावास्कुलर एंड एक्स्ट्रावास्कुलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। नहीं तो अगर हाइपोटोनिक दे देंगे, नतीजे में क्या होगा कि एसाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन वगैरह पैदा कर सकता है और इडमा कॉज कर सकता है। वहीं अगर हाइपरटोनिक देंगे तो वो ऑस्मोसिस करा सकता है। ऑस्मोसिस कराने की वजह से और सेवियर डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऑलरेडी ऑस्मोलाइटी प्लाज्मा की हाई होती है और उसमें ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक जो है वो ऑस्मोसिस कराता है। तो आइसोटोनिक IV फ्लूइड देंगे। वो आइसोटोनिक IV फ्लूइड क्या हो गया, NS यानी नॉर्मल सलाइन यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा RL यानी रिंगर लैक्टेट। ये दोनों क्या है, आइसोटोनिक सलाइन है। ठीक है। हेमोलाइसिस को रोकने के लिए, चूंकि हेमोलाइसिस की वजह से ही ये हो रहा है, तो हेमोलाइसिस को रोकने के लिए हम फ्रेश होल ब्लड देते हैं। इसमें फ्रेश होल ब्लड देते हैं। मेनली जो इसमें ऑर्गन जो एक तो पेरिफेरल ज्यादातर होता है, लेकिन ऑर्गन भी ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो दो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो क्या है, एक पेनिस और दूसरा लंग्स। यहाँ पे बहुत माइक्रो कैपिलरीज होते हैं, तो इन दोनों जगहों पे जो है इस्चेमिक और इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में लंग्स को इमरजेंसी, पेनिस का तो इतना इमरजेंसी नहीं हो सकता क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकता, लेकिन लंग्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉज कर सकता है। तो इसके लिए हम इसको क्या कराते हैं कि इंसेंटिव एस्पायरोमेट्री कराते हैं। इंसेंटिव एस्पायरोमेट्री कराते हैं जिससे जो है लंग्स का परफ्यूजन बेहतर हो सके, जिससे लंग्स का परफ्यूजन बेहतर हो सके। ठीक है सर, क्या कराते हैं? इंसेंटिव एस्पायरोमेट्री एक्चुअली एक एस्पायरोमीटर होता है, एक डिवाइस होता है जिससे डीप ब्रीदिंग पहले करवाते हैं। पहले ऐसे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग कराते हैं, उसके बाद उस ब्रीदिंग को होल्ड करके फिर उसमें फुकवाते हैं, तेज फुकवाते हैं। तो इससे डीप ब्रीदिंग एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन, डीप इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस होती है, जिससे लंग्स का परफ्यूजन बढ़ता है, जिससे लंग्स का परफ्यूजन बढ़ता है। ठीक है। यस सर। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जो होता है, बेसिकली ये तो वेल नोन है कि चूंकि आरबीसी का हेमोलाइसिस हो रहा है, तो हेमोलाइसिस होके ये कहाँ जमा हो रहा है, स्प्लीन में। जब ये स्प्लीन में डिफेक्टिव आरबीसी जो है उसको वो स्प्लीन में जमा होता है तो स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। स्प्लीनोमेगाली हो जाता है और वैसी सूरत में स्प्लीनिक जो पैरेन्काइमा है वो डैमेज होने लगता है और इसमें इंफेक्शन डेवलप हो जाता है। इसमें इंफेक्शन डेवलप होने लगता है।
और ये अमूमनतः चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है, एंड ऑफ चाइल्डहुड तक में डेवलप हो जाता है। ऐसे लोग जो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं उसका स्प्लेनिक इन्फेक्शन जो है अमूमनतः एंड ऑफ चाइल्डहुड यानी कि 12 साल पूरते पूरते तक में उसको स्प्लेनिक इन्फेक्शन डेवलप हो ही जाता है। और जब स्प्लीन डैमेज हो जाएगा, स्प्लीन डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा कि रिस्क ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हमको प्रोलॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक का यूज कराना पड़ता है, स्पेशली इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है उससे उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। किस ने माय नेम इज खान देखा है? एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, माय नेम इज खान आई एम नॉट ए टेररिस्ट। किसी ने देखा? आपने देखा होगा। हाँ, यस सर देखा है। उसके बेटा को, जो बेटा रहता है यानी काजोल का जो बेटा रहता है, उसको फुटबॉल के दौरान झगड़े हो जाते हैं और उसमें जो है स्प्लीन डैमेज हो जाता है, स्प्लीनेक्टोमी होता है। चूंकि ये जो है शाहरुख खान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, तो बताया जाता है कि स्प्लीनेक्टोमी होना है, तो वो पूरा मेडिकल बुक पढ़ जाता है स्प्लीन के कॉम्प्लिकेशन की, तो वो बाकायदे मेडिकल टीम के सामने रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कैसे क्या क्या स्प्लीनेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उससे कैसे कैसे बचाया जा सकता है। याद है? जिसने देखा ये सीन याद है? याद है, बहुत टाइम हो गया। सर बहुत पहले देखा हुआ था तो अच्छे से याद, टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा याद है। फिर देखेंगे। एक बार दोबारा देख लेना, स्पेशली वो सीन, पार्टिकुलर सीन दोबारा देख लेना। अच्छे से शाहरुख खान ने एक्सप्लेन किया है स्प्लीनिक जो है इसको कॉम्प्लिकेशन को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जब जो है स्प्लीन इन्फार्क्ट डेवलप हो जाता है, नतीजे में क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन के कॉज बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमें रेगुलर एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा कई सारी वैक्सीन जैसे नीमोकोकस वगैरह की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नीमोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन वगैरह देना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि सेवियर पेनफुल कंडीशन होता है, चूंकि इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है स्प्लीन में, तो सेवियर पेनफुल कंडीशन होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और जिसकी वजह से जो है इसको हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में चला जाता है। जब कभी भी किसी जगह इन्फेक्शन होगा तो वहां का ब्लड सप्लाई कम होगा, तो ओवरऑल शॉक में चला जाएगा और हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाएगा, मरीज हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाएगा अगर ट्रीट नहीं किया जाता। और इतना सीवियर शॉक में चला जाएगा कि अगर 1 से 2 घंटे में ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, नतीजे में 1 से 2 घंटे में मरीज मर सकता है ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, तो पेशेंट में डाई विद इन 1 to 2 hours if treatment is not initiated due to circulatory failure। अब मैनेजमेंट क्या होगा इसका? तो जो है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए, चूंकि ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड का हेमोलाइसिस हो रहा है, तो सीधे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीधे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ सिस्टर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बउआ भी ठीक है, मदर भी ठीक है, दोनों ठीक है। अभी 10 बजे तक आपका वो डब्बा टिफिन भेज देता हूँ। हाँ नहीं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। इवन
इवन ये चूंकि मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है ना, तो उसको ये भी दे दिया, RH वैक भी दे दिया। वो ये सब चीजें हमारे ध्यान में रहता है ना, वो हम सब मंगवा के रखे हुए थे। हाँ, तो RH वैक भी दे दिया। हाँ, वो जस्ट अभी 1 मिनट में लिख के भेज दो। हाँ, तो क्या होता है कि मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसके लाइफ को बचा सकता है, चूंकि हाइपोवोल्मिक शॉक में जाता है, और हाइपोवोल्मिक शॉक में जाने की वजह से सर्कुलेटरी फेल्योर में चला जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर। यस सर, आ रही है। यस, आ रही है सर। ये मेन जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट अगर कॉम्प्लिकेशन के ऊपर आएंगे तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम वैसे भी बेसिकली कहते किसको है, जिसमें कम से कम दो साइन और सिम्टम एक साथ मिले, जैसे चेस्ट पेन और फीवर, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन। चेस्ट पेन, फीवर, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन और फोकल एब्नॉर्मलिटी एंड हाइपोक्सिया। अगर इनमें से कम 2 से ज्यादा सिम्टम मिलते हैं तो ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहलाता है। चेस्ट पेन, फीवर, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन और फोकल एब्नॉर्मलिटी, हाइपोक्सिया। कम से कम इसमें से एटलीस्ट 2 सिम्टम शुड बी प्रेजेंट। 2 साइन और सिम्टम शुड बी प्रेजेंट। और ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल डिजीज के। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल डिजीज के। पहला जो होता है वो सिकल सेल क्राइसिस होता है, दूसरा जो होता है वो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। अबाउट 25% ऑफ डेथ जो है सिकल सेल डिजीज का जो है ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से होता है। About 25% of death in the known case of sickle cell disease is belonging from the acute chest syndrome. और ये क्यों पैदा होता है? ये बेसिकली वासोअकल्सिव क्राइसिस की वजह से पैदा होता है, चूंकि लंग्स में भी हमारा माइक्रो कैपिलरीज है, और जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन बैठता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के नतीजे में लंग्स फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है, मरीज हाइपोक्सिया में जाता है। फर्दर हाइपोक्सिया में जाने की वजह से एसिडोसिस में जाता है, और एसिडोसिस में जाने की वजह से फिर सारे ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं और डेथ हो जाता है। तो जब ये चला गया एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में, तो फिर रिवर्ट करना बड़ी मुश्किल है। जब तक एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में नहीं गया है तब तक आप इसको इससे बचा सकते हैं। क्या नाम है, ब्लड मेंटेन करके एंड ये क्या नाम है आपको इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री एक्सरसाइज के जरिए, इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री एक्सरसाइज के जरिए। ठीक है, इसको लिखवा दीजिए ना अभी जो है। अच्छा, ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम सेकंड मोस्ट
It is the second most commonest complication of the SCD, यानी sickle cell disease. It is the second most commonest complication of the SCD. About 25% of death occur in the CHD caused by acute chest syndrome. About 25% of death occur in the case of SCD is caused by ACS, acute chest syndrome, due to pulmonary infarction, अब pulmonary infarction के अंडर ब्रैकेट करो, माइक्रो कैपिलरीज ऑब्स्ट्रक्शन, सिकल सेल डिजीज लीड टू माइक्रो कैपिलरीज ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। तो ड्यू टू पल्मोनरी इंफेक्शन लीड हाइपोक्सिया, lead to acidosis, and further acidosis lead to circulatory failure and multi-organ failure. Circulatory failure and multi-organ failure. So treatment is blood transfusion and incentive spirometry. ठीक है, यस सर। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिक क्राइसिस। प्लास्टिक क्राइसिस जो होता है ये एक्यूट वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट बेसलाइन एनीमिया। प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है? एक्यूट वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट्स बेसलाइन एनीमिया प्रोड्यूसिंग पेल ए प्लास्टिक क्राइसिस। चौथा पांचवा ए प्लास्टिक क्राइसिस acute worsening of the patient of baseline anemia. Acute worsening of the patient of baseline anemia producing pallor, tachycardia and fatigue. Pallor, tachycardia and fatigue. This crisis normally triggered by the parvovirus B19. Parvovirus B19. पार्वोवायरस B19 जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है विच डायरेक्टली अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ RBC by invading the red cell precursor. By invading the red cell precursor. By invading the red cell.
नहीं फ्री नहीं बोलिए क्या बोले? हेलो दानिश, हेलो, ये कहीं और बात कर रहा लग रहा। ओके सो तो ये क्या कहता है कि रेड सेल प्रीकर्सर को इन्वेट करता है और इसकी वजह से रेड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अमूमनतः ये चीज जो है प्रोवोवायरस 2 से 3 दिन तक कंप्लीट आरबीसी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी डेवलप हो जाती है। सेवियर रेटिकुलोसाइटोपेनिया हो जाता है। सेवियर रेटिकुलोसाइटोपेनिया हो जाता है, जिसकी वजह से सेवियर रेटिकुलोसाइटोपेनिया हो जाता है। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ वसीम। जी, वो कह रहे हैं ये सर कि मान अगर अगर ऐसा हो कि स्प्लीनोमेगाली हो जाए या स्प्लीन में कोई डेंजरस टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, तो हम स्प्लीन को रिमूव कर दे तो स्प्लीन की अब जगह क्या लीवर मेरा फंक्शन कर सकता है? हाँ बिल्कुल 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 भी नहीं। जो स्प्लीन का काम है वो लीवर नहीं कर सकता है। यही वजह है कि स्प्लीनेक्टोमी इज द वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ ए पर्सन बिकॉज ऑफ के मल्टीपल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से इसको मल्टीपल वैक्सीनेशन की एंड लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। अच्छा। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा सर, अगर एक मान मिनट लेते हैं अगर उसके कारण भी अगर स्प्लीन में कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, तो हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन जो करेंगे, तो फिर फिल्ट्रेशन कैसे होगा? हेलो। हेलो। हाँ हाँ आ गया आ गया। अरे एक मिनट हेलो। बोला था तुमको रुकने को, 1 मिनट तुमको बोला था रुकने को, तुम रुके ही नहीं, बोलते रह गए। एक्चुअली मैं नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ थोड़ा बेटा को संभालना पड़ रहा है ना, अभी मैडम बेटा को संभाल नहीं सकती है। बहुत मुझे अच्छा। दूसरा बेटा हुआ था। डायमंड को सर? हाँ डायमंड को। हमारे को। तो वो कह रहे हैं सर, हम ये चीज अभी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि उस सिचुएशन में भी अगर हाई एंटीबायोटिक दे हम, जैसे जो आप बोले ने, कि अगर उसमें भी मेरा स्प्लीन सही ना हो, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो करेंगे तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा? मैं क्या बताया, मैं कभी ये बोला कि ये सही हो जाएगा? मैंने ये नहीं बोला कि स्प्लीन, ओह अच्छा। यहाँ तक कि ये बताया हूँ कि जब एंड ऑफ चाइल्डहुड होता है तब तक में पूरी तौर पे स्प्लीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ओह अच्छा, मतलब 12 से 13 साल में सर, लड़कपन में? 12 साल पूरते पूरते, चूंकि एंड ऑफ चाइल्डहुड क्या है 12 ईयर, जी। 12 से 16 ईयर हमारा एडोलसेंट एज होता है। जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी। चलो, हाँ तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? प्लास्टिक क्राइसिस तो हो गया ना। हाँ अमूमनतः ये 2 से 3 दिन तक पूरी तौर पे आरबीसी का प्रोडक्शन, प्रोवोवायरस जो है ये आरबीसी का प्रोडक्शन 2 से 3 दिन तक कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा होती है तो वैसी सूरत में सेवियर रेटिकुलोसाइटोपेनिया हो जाता है। और इसलिए इस ऐसे कंडीशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बीटी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट जो हो गया
इसके बाद हेमोलाइटिक क्राइसिस। तो हेमोलाइटिक क्राइसिस जैसा कि नाम से पता चलता है, जब कभी भी ऐसा कंडीशन डेवलप होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होने की वजह से एचबी लेवल ड्रॉप हो जाता है सेवियरली। एचबी लेवल सेवियरली ड्रॉप हो जाता है। इसको एक्सेलरेट करने में 3 चीजें मदद करती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो G6PD डिफिशियंसी। पहला जो एक्सेलरेट करने में मदद करता है वो G6PD डिफिशियंसी। सेकंड चीज जो हेल्प करती है इसको, वो क्या, हमारा इन्फॉक्शन। सेकंड चीज जो इसको ये कहती है वो इन्फॉक्शन। एंड थर्ड चीज जो ये कहती है वो स्प्लीनिक इन्फिल्ट्रेशन। थर्ड चीज जो इसको ये कहती है वो स्प्लीनिक इन्फिल्ट्रेशन। और इसका भी सीधे सीधी ट्रीटमेंट जो हो जाएगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। हाँ हाँ कर लो। चलो ऑर्डर ऑर्डर में आ जाओ। ऑर्डर में अगर बात करें तो ये क्या है कि ऑर्डर में सबसे पहली चीज क्या होती है कि डैक्टिलाइटिस। डैक्टिलाइटिस डैक्टिलाइटिस क्या होता है, कौन बताएगा? डैक्टिलाइटिस क्या होता है, कोई बताएगा? एक्चुअली ये जो हमारे फिंगर डिजिट्स होते हैं, फिंगर इंटायर डिजिट्स में इन्फ्लामेशन एंड पेन डेवलप हो जाता है। इंटायर डिजिट्स में इन्फ्लामेशन एंड पेन डेवलप हो जाता है। इसको डैक्टिलाइटिस कहते हैं। ये अमूमनतः एक एससीडी के केस में 6 महीने के एज में ही डेवलप हो जाता है बच्चे में। जब बच्चे का 6 महीने का एज होता है तो डैक्टिलाइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है। और अगर इसको ट्रीट किया जाए तो अमूमनतः ये 1 महीने में रिजॉल्व भी हो सकता है। सेकंड कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है ड्यू टू ऑर्डर में क्या है कि सेकंड ऑर्डर कॉमन क्या होता है, निमोनिया। चूंकि स्प्लीन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से मल्टीपल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और वो काउज करते हैं निमोनिया को। थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, बोन मैरो इम्बोलाइजेशन। बोन मैरो इमोबिलाइजेशन। बोन मैरो इमोबिलाइजेशन जो है वो क्यों होता है, वो बेसिकली ए प्लास्टिक क्राइसिस की वजह से। जो पर्वो वायरस होता है पूरी तौर पे आरबीसी का प्रोडक्शन 2 से 3 दिन तक बंद कर देता है। इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेस हो जाता है और बोन मैरो का इमोबिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। और चौथा जो है ऑर्डर में हेमाटोपायोटिक अल्सर, हेमाटोपायोटिक अल्सर हो जाता है। तो ये ऑर्डर कॉम्प्लिकेशन है जो कि एक ऊपर के छेओं से कहीं ना कहीं से को रिलेटेड होता है। ठीक है। हेलो। यस सर। तो आज इतना रहने दे। तो आज इतना रहने देते, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे।
सिकल सेल डिजीज को। ठीक है, सिकल सेल डिजीज के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग थैलेसीमिया पढ़ेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।